हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट एंड हिज एग्जांपल्स। देखिए, इस वीडियो के अंदर अपन यहाँ पर जो किसी कंपाउंड कह दें, किसी मॉलिक्यूल कह दें, उसके द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण है वो किस तरह से उत्पन्न किया जाता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उसमें किस तरह से अणु हैं वो जुड़े होते हैं, या फिर अपन यूँ कहते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की जो कंडीशन कह दें, व्यवस्था कह दें, किस तरह से होगी, उसके आधार पर क्या किया जाता है, किसी मॉलिक्यूल का द्विध्रुव आघूर्ण बताया जाता है। अब देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण कहें या डाइपोल मूवमेंट, देखिए यहाँ पर कोई अणु है, उस अणु के अंदर क्या है, जनरली आपको ध्रुवता देखने को मिलती है। अब ये ध्रुवता मेन कारण इनका यही होता है कि भाई इनमें क्या पाया जाता हो, विद्युत ऋणता का अंतर पाया जाता है। अगर सेम मॉलिक्यूल है या फिर सेम एटम से बना हुआ कोई मॉलिक्यूल, तो उसमें तो द्विध्रुव आघूर्ण आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। जैसे मैं H2 कहता हूँ, N2 कहता हूँ, यहाँ पर तो आपको द्विध्रुव आघूर्ण देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपके बात करें CH3Cl हो, उसके द्वारा बनाया जा सकता है, NH3 है उसमें बनाया जा सकता है, H2 है, तो इन मॉलिक्यूल्स के लिए जो है क्या बताया गया कि द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी गणना की गई है। तो क्या बताया गया है कि किसी अणु की जो ध्रुवता है उसको द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि भाई अपन ने द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में तो बता दिया कि भाई ये चीज़ हो सकती है, लेकिन किस तरह के बंधों में होगी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ और ध्यान में रखनी होगी कि जनरली जो आपका डाइपोल मूवमेंट किसी के द्वारा शो किया जाएगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा, सहसंयोजक जो बंध पाया जाएगा, उसी में ही आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि ध्रुवीय अणुओं की जो प्रतिशतता है वो तुलनात्मक रूप से द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा ही क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है। कि भाई सहसंयोजक बंध बना रखा, जैसे मैंने अभी बताया कि CH3Cl है, भाई सभी ने क्या किया है, आपके कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। लेकिन तुलनात्मक रूप से बात करें तो आपका एक तो CH बॉन्ड है, एक CCl बॉन्ड है, तो दोनों में अंतर हो गया। तो यही क्या है कि तुलनात्मक रूप से इसका जब अध्ययन किए तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, इसे द्विध्रुव आघूर्ण की जो व्यवस्था है उसके आधार पर ही क्या किया जाता है, समझा जाता है। अब इसको अपन किस तरह से समझ सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, जिससे अपन बंध लंबाई कह रहे थे, उसके आधार पर क्या किया जाता है, द्विध्रुव जो आघूर्ण है उसको प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसको किस तरह से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका कोई एक A एटम है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका B एटम है। तो अपन सबसे पहले कह सकते हैं कि इस पर -Q आवेश लगाया जा रहा है, इस पर +Q। देखिए ये जो चार्ज हैं वो दोनों पर किसी भी तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं, और ये है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, या कहते हैं कि भी इनके बीच की दूरी, जो अपन यहाँ से यहाँ तक इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसको जनरली किसके द्वारा किया जाएगा, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पर एक कंसेप्ट की बात करें तो अपन यहाँ पर जो आपका डाइपोल मोमेंट है, इस डाइपोल मोमेंट को अपन अगर एक्सप्लेन करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू, अब देखिए मैंने बीच में क्या लिया आपके
डिस्टेंस। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, इसके इक्वल होता है आपका डाइपोल मोमेंट। इन डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पर ये जो चार्ज हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव, तभी क्या है कि यहाँ पर जो द्विध्रुव की स्थिति है वो इसी तरह से बन सकती है, अन्यथा आपके जो द्विध्रुव की स्थिति है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए अपन इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। अभी अपन ने बात की कि आपका ये क्या है, चार्ज है, आवेश है, ठीक है, जिसको अपन ने किसके रूप में ले रहे हैं, कूलाम के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस है, इसको अपन मीटर में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, आपके नैनोमीटर में ले सकते हैं। जनरली आपका अपन यहाँ पर किस रूप में ले रहे हैं, सेंटीमीटर के अंदर ही ले रहे हैं। हाँ, ये मीटर के अंदर भी आपके हो सकती है, आपको कहीं पे आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो दोनों में से कोई एक डिस्टेंस के लिए आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर बात करें कि ये जो अपन ने Q का मान लिया है, जनरली ये किस तरह से होता है, 10 इसकी जो वैल्यू है 10 की घात -18 ES/Q, ठीक है। दूसरी बात करें कि यहाँ पर जो अपन ने D लिया है, जिसको अपने सेंटीमीटर या मीटर के अंदर किया है, तो जनरली अगर अपन यहाँ पर इसको किसके रूप में लेते हैं, सेंटीमीटर के रूप में लेते हैं, तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर की जो आपकी वैल्यू होगी वो आपके जनरली किस तरह की होगी, 10 की घात -8 इस रूप में व्यवस्थित कि भाई इस वैल्यू तक है वो क्या है, आपको ये मान देखने को मिलेगा। साथ में देखो यहाँ पर अपन बात करें कि जनरली जो आपका डाइपोल मोमेंट है म्यू है, इसको अपन एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले बात करें आपकी CGS जो सिस्टम है, पद्धति है, सबसे पहले इसके लिए बात करें तो यहाँ पर जो इसकी वो आपने यूनिट कहें तो आपके जो dBi है इसके द्वारा क्या की जाती है, यूनिट के द्वारा एक्सप्लेन की जाती है कि ये किस रूप में होती है, आपके dBi के रूप में। और जनरली इसको किसके रूप में लिखा जाता है, कैपिटल D के रूप में लिखा जाता है कि जब भी अपन डाइपोल मोमेंट दिखाएंगे तो अपन ये कहेंगे कि भी इस मॉलिक्यूल के लिए आपका जो म्यू का मान है किस रूप में है, dBi, यानी इसकी यूनिट के रूप में अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब साथ में बात करें यहाँ पर अपन ने दूसरी चीज़ और क्या ली है, इस यहाँ पर लिया अपन ने, इसी को अगर अपन सेंटीमीटर में बात करें तो यही आपका सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, तब क्या है 3.88 × 10 की घात -34। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आपने लिखी है ये जो वैल्यू लिखी है वो जनरली आपको किसके रूप में लिखनी है, कूलाम इंटू सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं या फिर आपको मीटर के अंदर भी जनरली यहाँ पर आपको किस रूप में लिखना है, मीटर के रूप में लिखना है। बस इतना ध्यान रखना आपको यहाँ से कि मीटर आपके कूलाम इंटू मीटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से जो वैल्यू है वो किस रूप में लिखा है, जब अपन इसको किस में एक्सप्लेन करें, सेंटीमीटर के रूप में, तो यहाँ पर इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दूसरी देखिए यहाँ पर बात आती है कि जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, ज़रूरी थोड़ी है कि ये सभी मॉलिक्यूल के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, कई मॉलिक्यूल है वो नहीं प्रदर्शित करते, तब इनके लिए क्या कहा गया कि यहाँ पर जब बताया गया है कि जब किसी मॉलिक्यूल के लिए आपका म्यू इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तब
उसमें डाइपोल मोमेंट नहीं देखने को मिलता। मतलब यहाँ पर आपको नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन किया जाता है कि यहाँ पर अध्रुवीय अणु है वो यहाँ पर आपका बनाया जाता है। ठीक है, कब? जब म्यू इक्वल्स टू 0 है, कि यहाँ पर किसी तरह का डाइपोल मोमेंट नहीं शो किया जा रहा, तो यहाँ पर जो कंपाउंड है वो कैसा होगा? आपकी नॉन पोलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पर अपन ने लगभग थोड़ा बहुत सिस्टम अपने समझ लिया कि डाइपोल मोमेंट आपको किस तरह से शो करना है, कि कोई जो पोलर आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए आपकी डाइपोल मोमेंट का यूज़ किया जाता है। डाइपोल मोमेंट जो है वो अपन बात करें कि आपके किसी दो मॉलिक्यूल के बीच का जो आवेश और उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है उनका कंपेरेटिव वैल्यू है वो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट होता है। साथ में बात करें तो उनको इस तरह से अलग अलग वैल्यूज़ के अपन यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भी इनको सेंटीमीटर में, डिस्टेंस को अपन सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं। जनरली अगर मीटर में लेते हैं तो यहाँ पर 10⁻⁸ सेंटीमीटर आपको लगाना। जहाँ पर अपन Q है वो क्या कह रहे हैं? चार्ज के रूप में ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसको कूलाम के रूप में भी इसकी यूनिट लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू 10⁻⁸ ESU आपके आता है। साथ में बात करें कि यहाँ पर जो म्यू है उसको CGS पद्धति के अंदर D/, है उसके द्वारा यूनिट लिखा जाता है, और D है वो यहाँ पर कंपेरेटिवली उसमें वैल्यू के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पर बात करें कि अगर इसको सेंटीमीटर में बात करें 3.88 माइनस जो 30 मीटर इंटू कूलाम इंटू मीटर है उसकी वैल्यू लिखी जाती है। फिर अपन ने बात की कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए म्यू इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है, या म्यू इक्वल्स टू का मान है वो आपके क्या हो? एकदम से नील हो, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल आपका फॉर्म किया जाएगा, बनाया जाएगा, जनरली वो कैसा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वहाँ पर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर इसमें इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें कि यही चीज़ अपन बात करें किसी और दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, तो यहाँ पर अपन बात करें कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके लिए म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 0 के बराबर ना हो या 0 से अधिक हो, ठीक है। तो इस तरह की अगर वैल्यू होती है कि वो क्या है? म्यू 0 के बराबर नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा है, तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जनरली यहाँ पर म्यू का मान कुछ ना कुछ पाया जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड जनरली फॉर्म किए जाते हैं वो कैसे होंगे? पोलर कंपाउंड या पोलर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर बनाए जाती है। यहाँ पर कैसा होगा? जो मॉलिक्यूल है किस तरह से फॉर्म किया जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल है वो इसमें आपका बनाया जाएगा। इसके साथ अपन बात करें कि अपन ने अभी कहा कि भाई आपका पोलर मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो? बाइपोलर हो या अपन लिख दें डाई एटॉमिक टाइप का। किस तरह का हो? डाई एटॉमिक टाइप का। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली इसका जो अपन बात करें कि आपका जो डाइपोल मोमेंट बनाया जाएगा, जनरली ये जो डाइपोल मोमेंट है वो आपकी किसकी इक्वल्स टू होगा? कि यहाँ पर आपके जो दोनों मॉलिक्यूल के अंदर बीच की जो डिस्टेंस है उस दोनों डिस्टेंस के इक्वल्स जो वैल्यू होगी वही क्या होगी? आपके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपकी आएगी। कि भी इसका मान है वो किस पर निर्भर करेगा?
कि यहाँ पर इन दोनों के मध्य जो दूरी कहते हैं या इनका बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये उन पर निर्भर करता है कि जो बाइपोलर कहते हैं या डाई एटॉमिक टाइप के मॉलिक्यूल हैं उसमें ये आपके डाइपोल मोमेंट बनाया जाता है कि भाई किस तरह के बॉन्ड हैं उस पर निर्भर करेगा। इसके अलावा अपन बात करें कि अगर आपका जो मॉलिक्यूल है, अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर आपको किस तरह की कंडीशन देखने के मिले कि इनके बीच आपको जो स्थिति है वो कैसी हो, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो बनाए जा रहे हों कि वो बहुत सारे एटम्स क्या हों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, जिससे मैं कहूँ कि भी यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल अलग अलग लेते हैं, जैसे आपके ले लिया CF3 या इसके अलावा अपन CS बेस्ट एग्जांपल अपने जो CH3Cl है उसी की बात करें तो वहाँ पर आपको 2 के अलावा मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो डाइपोल होगा वो थोड़ा अलग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो अपन वैल्यू की बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो कंपेरेटिवली जो आपका जो आपने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसकी तुलना में आपको क्या देखने को मिलेगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। कैसे कि जैसे मान लो अपन ने बात की आपका जो CH3Cl है, CH3Cl के अंदर अपन बात करें तो 2 तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। यहाँ पर अपन देखें, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका ये आपका CH3Cl है। देखिए यहाँ पर एक मूवमेंट तो भाई एक बॉन्ड तो आपका ये बन रहा है, तो जनरली यहाँ पर इसके द्वारा कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट बनाया जाएगा कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन हैं, इनमें से इनकी कंपेरेटिवली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता है, वो एक दूसरे को डाइपोल मूवमेंट बनाने में उत्पन्न करने में हेल्प करती है। जबकि दूसरी चीज़ यहाँ पर साथ में डिस्कस करें कि भाई यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इसके कंपेरेटिवली क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। तो जनरली क्या बताया गया है कि अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये इसकी तुलना में ज़्यादा है, तो अपन ने इन बीच की जो बॉन्ड फॉर्मेशन आपके हो रहा है इन दोनों का जो कंपेरेटिवली जो वैल्यू आएगा वो जनरली इनकी तुलना में क्या है, ज़्यादा आएगा। मतलब यहाँ पर मैं अगर वैल्यू लिखूँ किसी मॉलिक्यूल के लिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH4, तो इसकी कंपेरेटिवली यहाँ पर जो डाइपोल है वो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि किसी द्विपरमाणु अणु के लिए जो उपस्थित आपका बंधित मॉलिक्यूल है या आपके बॉन्डेड है, उसकी विद्युत ऋणताओं में जैसे जैसे बढ़ती है आपका डाइपोल मोमेंट वो भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि भी यहाँ पर इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट उत्पन्न किया गया, ठीक है, एक इस तरह से इनके बीच से उत्पन्न किया गया, तो मतलब क्या है कि कंपेरेटिवली आपका जो वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है कि भी इसकी अलग है इसकी अलग है, टोटल करें तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे जैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो कंपेरेटिवली उनमें इंक्रीज होता रहता है। मतलब जितनी ज़्यादा आपकी इसका जो आपके बायोमोलिक्यूल जो है इसमें आपका क्या बनाया जा रहा है कि इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, तो कंपेरेटिव डाइपोल भी इनमें बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसी के साथ बात करें कि अभी अपन ने कहा कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो डाइपोल बढ़ गया। अब इसको मैं अपन एक चीज़ और समझे इसी के साथ कि अगर अपने को यह कहा जाए कि आपने ये लिखा, तो यहाँ पर इसके साथ ही अपन एक चीज़ और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपका डाइपोल मोमेंट बढ़ता है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बात करें अपन, ठीक है, आपका मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर आपकी
जो पोलरिटी है, जो ध्रुवता है, उसकी जो मात्रा है वो भी क्या होगी, लगातार बढ़ेगी, कि उसमें ध्रुवता उतनी ही ज़्यादा है, वो बढ़ती चली जाती है। तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन डिफरेंट एटम्स, म्यू इक्वल्स टू बॉन्डेड एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पर लिखिए डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो बंधित परमाणुक आपके अणु हैं, उन अणुओं की जो विद्युत ऋणताओं का अंतर है वो क्या है, आपके डाइपोल मोमेंट के समानुपाती रूप से व्यवस्थित होता है, उसके इक्विवेलेंट रूप से आपका बढ़ता चला है। जैसे जैसे यहाँ पर जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ती चली जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की, तो आपका क्या बढ़ता चला जाएगा, डाइपोल मोमेंट है वो भी लगता बढ़ेगा। अब देखिए इसी के साथ कुछ चीज़ें और समझते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि आपका कोई मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोल मोमेंट है, वो किस काम आता है, किस पर उसकी डिपेंडेंस होती है, कि वो किस पर निर्भर करता है कि भाई आपका डाइपोल मोमेंट है वो इसमें शो किया जा रहा है। तो जनरली आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो दो चीज़ों पर आपके निर्भर करेगा। फर्स्ट यहाँ पर अपन बात करें ज्योमेट्री, कि आपके जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्यामिति किस तरह से आपकी है, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पर कि आपका जो मॉलिक्यूल आपने फॉर्म किया है, जो मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग एटम्स जुड़े हुए हैं वो किस शेप में व्यवस्थित है, ये भी निर्भर करता है कि आपका डाइपोल मोमेंट कितना ज़्यादा बनाया जा रहा है। और यहाँ पर अपन बात करें कि यही चीज़ जनरली आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर मेनली काम में आती है, कि भाई ये किसको करता है, कि भाई जनरली ये इसको एक्सप्लेनेशन के अंदर काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं कि अब अपन ने थोड़ी देर पहले बात की कि जनरली जो म्यू का मान है वो जनरली क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। अगर ज़ीरो होगा तो जनरली अपन ने अभी बात की कि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल हैं उनका फॉर्मेशन किया जाएगा, अध्रुवीय अणुओं का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए ये अध्रुवीय अणु कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अपन इससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। अब देखिए कौन कौन से मॉलिक्यूल, सबसे पहले बात करें आपका CO2। अब देखिए CO2 किस तरह से होगा, CO2 के साथ कार्बन ऑक्सीजन बंध उपस्थित होता है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन बंध है वो इस तरह से देखिए, इस तरह से व्यवस्थित। हाँ अब देखिए यहाँ पर है जनरली, अगर आपका जो यहाँ पर अपन एक्सप्लेनेशन और थोड़ा बहुत बात करें तो जो आपका डाइपोल मोमेंट है जनरली उसको इस तरह से शो किया जाता है, एक एरो के रूप में, जिसमें ये वाला भाग आपकी पूंछ सा हिस्सा कहलाता है और ये आपका शीर्ष हिस्सा कहलाता है। और जनरली जो अपन बॉन्ड का अपन फॉर्मेशन दिखाएंगे, ठीक है, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। किस तरह से, जैसे मैं अभी नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है उसमें इसको शो करूँगा और फिर बताऊँगा कि भाई ये नॉन पोलर क्यों है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, कार्बन की कंपेरेटिवली ये क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, विद्युत ऋणता वाला है, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा।
अब क्या बताया गया है कि जितनी पावर से ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उतने ही कंपेरेटिवली ये वाला ऑक्सीजन भी करता है। तो जो ओवरऑल आपका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो आपके यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए इन कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, नॉन पोलर कंपाउंड्स। इसी तरह से अपन और एग्जांपल देखें, जैसे BF3 है, CH4 है, CCl4 है, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं। जनरली इनके अंदर नॉन पोलर जो आपका मॉलिक्यूल है वो फॉर्म किया जाता है और इनके द्वारा किसी तरह का आपका डाइपोल मोमेंट शो नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर इनको जनरली इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए। अब यहाँ पर मैंने अभी कहा कि भाई ये इस तरह से आपका व्यवस्थित है, लेकिन इसका मेन रीज़न क्या है भी, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, आपके एक ही सिमिट्री पर व्यवस्थित है। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये इस तरह से व्यवस्थित, इसी तरह से BF3 है, उसी में भी क्या है, जो सिमिट्री है, मतलब एक ही प्लेन के अंदर सारे ही मॉलिक्यूल व्यवस्थित है, इसलिए कि उनमें सिमिट्री पाई जाती है, इसलिए ओवरऑल आपका जो डाइपोल है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसका मेन रीज़न आपको ये है कि इनमें जो समिति है वो व्यवस्था पाई जाती है, समित संरचना व्यवस्था पाई जाए, जिसकी वजह से क्या है कि इनका डाइपोल मोमेंट ओवरऑल ज़ीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं आपका पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखिए पोलर मॉलिक्यूल के लिए क्या बताया कि जनरली यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, कि यहाँ पर कभी भी जो म्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 से अधिक हो, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूल फॉर्म किया जाएगा कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर आपका बनाया जाएगा। पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर जो बनाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल के अंदर अपन एग्जांपल्स की बात करें तो जनरली यहाँ पर है जो मॉलिक्यूल हैं उनमें एक तो ये रहा आपका CH3Cl, H2O, आपके इसके अलावा और कौन सा है, NH3, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और बात करें तो SO2, लगभग इन्हीं एग्जांपल्स के अंदर से आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनके लिए डाइपोल मोमेंट 0 होगा या इसके इक्विवेलेंट होगा। कई बार ऐसा पूछा जाता है, जैसे वो एग्जांपल दे दिए सारे और उनमें एक एग्जांपल ये और जोड़ दिया। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बात करें तो पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर आपका जो आपके पोलर है वो कौन सा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये पोलर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर पोलर से रिलेटेड क्यों है, अब इसका कारण आप सुनिए। जनरली यहाँ पर जितने भी एटम जुड़े हुए हैं वो कैसी कंडीशन में है, सारे एनसिमेट्रिकल अवस्था में, असममित अवस्था में आए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि इनके द्वारा कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट शो किया जाता है। और जब इनका डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर अपन शो करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपके बॉन्ड के साथ एरो के रूप में इसको आपके शो किया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, ठीक है, ये एक जनरल संरचना होगी। अब यहाँ पर अपने को क्या दिखाना है, इनका डाइपोल दिखाना है, सॉरी थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा देखें, एक तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो इसकी वजह से क्या है, डाइपोल बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर व्यवस्थित, तो वो भी क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट बनाएगा। और ओवरऑल इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो लगभग
84 आपका जो डी बाई है वो आपको देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और एक्सप्लेन करें कि जैसे जैसे इनमें आपका क्या बताएं मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, भी अलग अलग टाइप के इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल आपके साथ इसमें जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर तुलनात्मक रूप से आपका जो डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कि वो भी लगातार आपका बढ़ेगा। साथ में और चीज़ देखिए कि जैसे जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है वो जितना ज़्यादा होगा उसके द्वारा डाइपोल ज़्यादा बनाया जाए। जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा आपके मैंने लिखा NH3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर जो एरो है जनरली किसकी तरफ होगा, इसकी तरफ, क्योंकि ये कंपेरेटिवली आपका क्या है इससे ज़्यादा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रहता है ये आपका। अब देखिए यहाँ ये और ये इसको क्या कर देता है, जीरो कर देता है, और ओवरऑल ये सारा क्या हो जाता है, ज़ीरो। लेकिन ये वाला जो लोन पेयर इसके ऊपर नाइट्रोजन के पास पड़ा रहता है, इसकी वजह से क्या है कि कंपेरेटिवली बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसकी तुलना में मतलब मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो उसकी कंपेरेटिवली यहाँ पर डाइपोल मोमेंट तो बनाया जाता है इसके द्वारा, लेकिन बहुत कम मात्रा में, तो लगभग 1.60 डी बाई के बराबर यहाँ पर जो वैल्यू है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो जनरली इनमें इनका मेन कारण क्या होता है कि जनरली ये कैसे होते हैं, अनसिमेट्रिकल, नॉन लीनियर, ठीक है, जो टेट्राहेड्रल फॉर्म बनता नहीं, लेकिन पायरामिडल जो स्ट्रक्चर है वो इसमें आपका अलग अलग बनाया जाता है, जिससे ये जो मॉलिक्यूल है इनकी कैसी आपकी नेचर होती है कि पोलर नेचर इनके द्वारा बनाई जाती है, और इस तरह से उनमें जो है डाइपोल है वो इनमें शो किया जाता है कि इस तरह से डाइपोल है इनमें बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू आपको डाइपोल्स मूवमेंट से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।